हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर जागृति मीना। हम यहाँ बीएससी पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट की यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। इसका पहला पार्ट हम पढ़ चुके हैं। इसका दूसरा पार्ट हम पढ़ेंगे आज, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। इसके अंतर्गत हम आज वर्नर थ्योरी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी क्या है? तो 19वीं शताब्दी में ज़्यादातर जो वैज्ञानिक थे उन्होंने कार्बनिक यौगिक पर ही अपना ध्यान केंद्रित किया और कार्बनिक यौगिक पर ही कार्य किया। उसके बाद संयोजकता का कॉन्सेप्ट जब आया तो कार्बनिक यौगिक के गुण और उसमें उपस्थित बंधन को उस कार्बनिक यौगिक के जो कॉन्स्टिट्यूट एटम है उनकी वैलेंसी के द्वारा सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया गया, एक्सप्लेन कर दिया गया। और ये संयोजकता द्वारा कुछ अकार्बनिक यौगिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड की भी व्याख्या की गई, जो कि काफी हद तक सफल रही। लेकिन कुछ अकार्बनिक यौगिक जो कि उपसंयोजक यौगिक कहलाते हैं, उनको हम इस कॉन्सेप्ट के आधार पर नहीं समझा पाए। तो इसे समझाने के लिए वर्नर ने अपना एक सिद्धांत दिया। वर्नर ने कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया की अभिक्रिया कराई और कोबाल्ट एमीन क्लोराइड कंपाउंड प्राप्त किया। इसमें उन्होंने सिर्फ अमोनिया के अणु की संख्या को चेंज किया और अमोनिया के अणु की संख्या को चेंज करने पे जो कोबाल्ट एमीन क्लोराइड कंपाउंड मिला, उसमें उन्होंने देखा कि हर कंपाउंड के गुणों में काफी अंतर है। तो इन परिणामों के आधार पर वर्नर ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे वर्नर थ्योरी कहा जाता है। और इस थ्योरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। और इस वर्नर थ्योरी के आधार पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के स्ट्रक्चर और उनके फॉर्मेशन को समझा गया। वर्नर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। फर्स्ट है द सेंट्रल मेटल और द मेटल एटम इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो टू टाइप ऑफ वैलेंसी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो सेंट्रल मेटल एटम है वो दो प्रकार की वैलेंसी को प्रदर्शित करते हैं। पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड होती है। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट? सेंट्रल मेटल आयन की। और सेकेंडरी वैलेंसी रिलेटेड होती है कोऑर्डिनेशन नंबर से। और इट में भी नॉन आयनिक, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नॉन आयनिक और कोवलेंट हो सकती है, जबकि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आयनिक होती है। द नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी और कोऑर्डिनेशन नंबर इज फिक्स्ड फॉर एवरी मेटल। सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर, या क्योंकि हमने सेकेंडरी वैलेंसी को कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहा है, तो सेकेंडरी वैलेंसी का नंबर या कोऑर्डिनेशन नंबर हर मेटल के लिए फिक्स होता है। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन सेटिस्फाई बाय नेगेटिव आयन। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है वो नेगेटिव आयन द्वारा सेटिस्फाई हो जाती है, जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, आयोडाइड, ब्रोमाइड, विच अटैच टू मेटल आयन, जो कि मेटल आयन से जुड़े हुए होते हैं। और प्राइमरी वैलेंसी को हम डिनोट करते हैं डॉटेड लाइन से। दूसरी ओर जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स द्वारा सेटिस्फाई हो जाती है। ये नेगेटिव आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी मेटल आयन से अटैच होते हैं। और सेकेंडरी वैलेंसी को हम डिनोट करते हैं एक सॉलिड लाइन से। एनायन जो कि प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं, ये जो होते हैं उन्हें हम स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। और स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखने के कारण ही ये आउटर स्फीयर का निर्माण करते हैं। और जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो वेरिएबल होती है, परिवर्तनशील होती है। देखिए इस डायग्राम में भी हम देख रहे हैं कि ये जो क्लोराइड है वो प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, ये क्लोराइड, ये प्राइमरी वैलेंसी है और इसको हमने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिख रखा है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखने के कारण ये आउटर स्फीयर का निर्माण कर रहे हैं। द मेटल एटम टेंड टू सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी। मेटल एटम की टेंडेंसी होती है कि वो अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों द्वारा
सेटिस्फाई हो जाती है। जो सेकेंडरी वैलेंसीज होती है वो हमने अभी ऊपर भी देखा था कि नेगेटिव आयन या फिर न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होती है और इन्हें हम लिगेंड भी कह सकते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो डायरेक्टेड टूवर्ड्स फिक्स पोजिशंस इन स्पेस। सेकेंडरी वैलेंसी की जो पोजीशन होती है वो स्पेस में फिक्स होती है। सेकेंडरी वैलेंसी मीन्स लिगेंड्स, इनकी पोजीशन फिक्स होती है और इसी के कारण जो कंपाउंड होता है उसकी एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी मेटल आयन में सेकेंडरी वैलेंसी 6 है यहाँ पर, तो वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज होगी, यानी कि कॉम्प्लेक्स जो होगा वो ऑक्टाहेड्रल होगा। अगर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेकेंडरी वैलेंसी 4 है, 4 सेकेंडरी वैलेंसीज है, तो फिर वो सेकेंडरी वैलेंसी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर रूप में अरेंज होगी और जो कंपाउंड है वो टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर होगा। तो इस प्रकार से सेकेंडरी वैलेंसी की अरेंजमेंट के आधार पर कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को समझा जा सकता है। सेकेंडरी वैलेंसी दूस डिटरमाइन द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसी कारण से हम सेकेंडरी वैलेंसी से कॉम्प्लेक्स की स्टीरियोकेमिस्ट्री को भी समझ सकते हैं। और दूसरे तरफ हम देखें तो जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो नॉन डायरेक्शनल होती है, मतलब इसकी कोई दिशा फिक्स नहीं होती है। सेकेंडरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स का निर्माण करती है और इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और इसलिए ये एक इनर स्पेयर का भी निर्माण करती है। यहाँ पे देख रही है सेकेंडरी वैलेंसी जो कि एमीन है, यहाँ पे इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं। तो ब्रैकेट के अंदर लिखने के कारण ये जो सेकेंडरी वैलेंसी है पूरा एक कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रही है। ये जो है कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन रहा है। इसी तरह से एक और बात है कि अगर लिगेंड जो है वो एक से अधिक प्रकार के होंगे तो मिक्स कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, वो कॉम्प्लेक्स मिक्स कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। सेकेंडरी वैलेंसी जो बॉन्ड का निर्माण करती है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, किसकी तुलना में? प्राइमरी वैलेंसी की तुलना में। यहाँ पे देखिए जो एमीन जो अमोनिया जो कोबाल्ट के साथ में बॉन्ड बनाएगा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, जबकि क्लोराइड जो बॉन्ड बनाएगा वो थोड़ा वीक होगा। तो क्योंकि अमोनिया सेकेंडरी वैलेंसी है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और जो क्लोराइड है वो प्राइमरी वैलेंसी है और ये थोड़े वीक बॉन्ड बनाती है। चलिए, तो अब हमने वर्नर थ्योरी के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो देख लिए हैं और इन रूल्स के आधार पर वर्नर ने कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर सजेस्ट किया। तो अब देखते हैं कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स का जो स्ट्रक्चर सजेस्ट किया वो कैसा है। द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट क्लोराइड एंड अमोनिया। अमोनिया और कोबाल्ट क्लोराइड की रिएक्शन करा करके उन्होंने जो कंपाउंड प्राप्त किया था उसके स्ट्रक्चर्स कुछ इस प्रकार हैं, जिसमें उन्होंने अमोनिया अणु को चेंज किया है, मतलब नंबर ऑफ अमोनिया अणु उन्होंने हर कॉम्प्लेक्स के लिए चेंज किए हैं। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। सबसे पहले देखते हैं हम CONH3 इस कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर जो है कोबाल्ट का वो कितना है? 6 है और अमोनिया मॉलिक्यूल सेटिस्फाई ऑल द 6 सेकेंडरी वैलेंसी और क्लोराइड आयन सेटिस्फाई द 3 प्राइमरी वैलेंसी। इसमें अमोनिया मॉलिक्यूल क्योंकि एक लिगेंड की तरह कार्य कर रहा है और हमने बताया था कि जो लिगेंड है ये सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है और जो एनायन होता है वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर अमोनिया लिगेंड की तरह कार्य करता है, तो ये इसकी 6 के 6 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, किसकी? कोबाल्ट की। और क्लोराइड आयन क्योंकि एनायन है तो वो 3 प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्लोराइड के एटम हैं और यहाँ पर 6 एटम हैं अमोनिया के, तो ये 6 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो सॉलिड लाइन है वो सेकेंडरी वैलेंसी के लिए है और ये जो डॉटेड लाइन है ये प्राइमरी वैलेंसी को शो करती है। तो यहाँ पर देखिए ये एक क्लोराइड, ये दूसरा और ये तीसरा क्लोराइड, यानी कि 3 क्लोराइड प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। और हम देखें अब सॉलिड लाइन कितनी है इसमें 1 2
3, 4, 5 और 6, यानी कि 6 अमोनिया जो है वो 6 सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो है COCl NH5Cl2। अब यहाँ पे देखिए NH3 जो है उसके 5 मॉलिक्यूल रह गए। 5 मॉलिक्यूल कैसे रह गए? क्योंकि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो है वो क्लोराइड आयन द्वारा रिप्लेस हो गया। इन दिस कंपाउंड कोबाल्ट हैज द कोऑर्डिनेशन नंबर of 6. However, we see that the number of ammonia molecule decreased to 5. देखिए 5 अमोनिया मॉलिक्यूल रह गए। The chloride ion occupies the remaining 1 position. क्लोराइड आयन ने एक अमोनिया मॉलिक्यूल की पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया। This chloride ion exhibit the dual behavior. अब ये जो क्लोराइड आयन है कौन सा, जिसने अमोनिया मॉलिक्यूल की जगह ली है, वो ड्यूल बिहेवियर करेगा, डबल व्यवहार करेगा as it has primary as well as secondary valency। ठीक है, वो प्राइमरी वैलेंसी की तरह भी कार्य करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी की तरह भी कार्य करेगा। यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे अमोनिया के 5 मॉलिक्यूल है और एक क्लोराइड मॉलिक्यूल आ गया यहाँ पे, जिसने एक अमोनिया के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर जो ये क्लोराइड है वो ये देखिए एक सॉलिड लाइन भी है और एक डॉटेड लाइन भी है। तो ये डबल सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी डबल काम कर रहा है, ये डबल बिहेवियर शो कर रहा है। नेक्स्ट है COCl2 NH3 का होल 4 Cl। अब यहाँ पे देखिए क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल आ गए और अमोनिया के कितने रह गए? 4। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 2 मॉलिक्यूल थे अमोनिया के वो 2 क्लोराइड मॉलिक्यूल के साथ में रिप्लेस हो गए। अब ये जो दोनों क्लोराइड हैं वो ड्यूअल नेचर शो करेंगे, वो प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों की तरह व्यवहार करेंगे। इसको भी हम इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक तो ये क्लोराइड है और ये दूसरा क्लोराइड आयन है। यहाँ पर देखिए इसके लिए डॉटेड लाइन भी है और सॉलिड लाइन भी है। यहाँ इसके लिए सॉलिड लाइन और डॉटेड लाइन दोनों है। तो सॉलिड लाइन सेकेंडरी वैलेंसी को और डॉटेड लाइन प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रही है। तो ये जो दोनों क्लोराइड है, ये वाला और ये वाला, ये डुअल नेचर के हो जाते हैं। सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वैलेंसी को ये सेटिस्फाई करते हैं। नेक्स्ट है COCl3 NH3 होल 3। यहाँ पर अब क्लोराइड के 3 एटम हो गए। ठीक है, उसने 3 अमोनिया के एटम्स को रिप्लेस कर दिया। तो इन दिस कंपाउंड 3 क्लोराइड आयन एग्जिबिट द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ सेटिस्फाई बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ स्ट्रक्चर से हम समझ सकते हैं, ये जो तीनों क्लोराइड है 1, 2 और 3, ये देखिए तीनों के लिए डबल लाइन है, एक डॉटेड और एक सॉलिड, एक सॉलिड और एक डॉटेड, यहाँ पे भी एक सॉलिड और एक डॉटेड लाइन। तो ये तीनों जो हैं वो डुअल नेचर को शो कर रहे हैं और दोनों वैलेंसी को ये सेटिस्फाई कर रहे हैं। किसकी? कोबाल्ट की दोनों वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। तो ये कुछ स्ट्रक्चर्स है जो वर्नर ने अपने रूल्स के अकॉर्डिंग दिए थे कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स के। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ वर्नर थ्योरी। वर्नर थ्योरी का प्रायोगिक सत्यापन। कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स वर्नर ने बनाया था कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया को मिलाकर। इसमें अमोनिया के उन्होंने अणुओं की संख्या को भिन्न भिन्न रखा था, किसी में 5 रखे थे, किसी में 4 रखे थे, उसके बाद 3 रखे थे। इस प्रकार से उन्होंने अमोनिया के परमाणुओं की संख्या चेंज करी थी। तो इस कॉम्प्लेक्स का एक्सपेरिमेंटली वेरिफिकेशन भी हो गया है। इसमें जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इसके जलीय विलयन में हम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन डालते हैं तो क्लोरीन के जो परमाणु है वो अवक्षेपित होते हैं। किस रूप में? AgCl के रूप में। सिल्वर नाइट्रेट डालेंगे तो AgCl बनेगा, यानी कि क्लोराइड के परमाणु जो हैं वो PPT के रूप में अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जो अलग अलग कंपाउंड है उसमें किस तरह से क्लोरीन परमाणु अवक्षेपित हो रहे हैं। जो फर्स्ट है COCl3 6NH3, इसमें 3 क्लोरीन एटम अवक्षेपित हो रहे हैं। नेक्स्ट COCl3.5 NH3.H2O, इसमें भी 3 क्लोरीन परमाणु अवक्षेपित हो रहे हैं। नेक्स्ट जो कंपाउंड है हमारा COCl3 5NH3, यहाँ 2 क्लोरीन परमाणु अवक्षेपित हो रहे हैं।
उसके बाद जो कंपाउंड है COCl3 4NH3, इसमें एक क्लोरीन परमाणु अवक्षेपित हो रहा है, और COCl3 3NH3, इसमें कोई भी क्लोरीन परमाणु अवक्षेपित नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए अमोनिया जो है इसका नंबर अलग अलग है, यहाँ 6 है, यहाँ 5 है, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है। इस तरह से नंबर इसके चेंज होते जा रहे हैं। तो जो क्लोरीन परमाणु अवक्षेपित हो रहे हैं उनका नंबर भी चेंज होता जा रहा है। तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ दो तरह के क्लोरीन परमाणु हैं। एक वो जो Ag+ आयन से अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी कि AgCl बना लेते हैं, और दूसरे वो जो अवक्षेपित नहीं हो पाते हैं। तो जब पहली प्रकार के क्लोरीन परमाणु आयनिक बंधों तथा दूसरी तरह के क्लोरीन परमाणु किसी अन्य प्रकार के बंध द्वारा धातु से जुड़े हुए होते हैं। अब जो कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया के योगात्मक यौगिक हैं, उनमें उनके आयनन से मिलने वाली क्लोरीन की भिन्न भिन्न संख्याएं केंद्रीय धातु आयन की प्राथमिक यानी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के अस्तित्व के पक्ष में प्रमाण उपलब्ध कराती है। ये क्लोरीन की जो हमें नंबर अलग अलग मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्रमाणित होता है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसकी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी का प्रायोगिक सत्यापन हो रहा है। तो इस अभिक्रिया से ही प्रमाणित होता है कि किसी धातु आयन के लिए द्वितीयक संयोजकता की संख्या निश्चित होती है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी तो निश्चित होती है, फिक्स होती है, और संकुल के निर्माण हेतु सभी द्वितीयक संयोजकताओं का संतुष्ट होना आवश्यक है। तो ये जो क्लोरीन के परमाणु हैं वे ये अवक्षेपित हो रहे हैं, इससे प्राइमरी और सेकेंडरी जो वैलेंसी है उसका प्रायोगिक सत्यापन हो जाता है। दूसरा प्रायोगिक सत्यापन किया गया विद्युत चालकता द्वारा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस द्वारा। तो यहाँ पर देखिए इस टेबल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस दिखाई गई है, ठीक है, इस टेबल में भी दिखाई गई है इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयन गिवन बाय द कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयन कितने हैं? 4 हैं। 4 क्यों हैं? एक तो पॉजिटिव आयन और 3 नेगेटिव आयन, ठीक है। अब जो वर्नर था उसने ये कहा कि धातु और जो लिगेंड होते हैं या द्वितीय संयोजकता वाले जो समूह होते हैं वो इतनी दृढ़ता से बंधे होते हैं कि ये समूह और धातु मिलकर के एक आयन का निर्माण करते हैं, जिसे हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट में जो आयन लिगेंड और धातु आयन को हम लिखते हैं वो भी एक तरह से आयन ही होता है, और जो दूसरा आयन है वो हम कोष्टक के बाहर की तरफ लिखते हैं। यहाँ देखिए दिखाया गया है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसके अंदर धातु और लिगेंड दोनों होते हैं, और ये पूरा जो है वो एक आयन है, और जो ब्रैकेट के बाहर है जो क्लोराइड है वो एक आयन है। तो इस तरह से यहाँ पर वर्नर ने बताया कि पूरे कॉम्प्लेक्स में 2 तरह के आयन होते हैं, और ये जो आयन होते हैं इनका टोटल नंबर ही हमें सॉल्यूशन में प्राप्त होता है। ये देखिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन है इसमें इनका टोटल नंबर हमें प्राप्त होता है कि कितने धनायन है और कितने ऋणायन है। तो यहाँ पर 1 धनायन है और 3 ऋणायन है, तो टोटल हो गए 4, तो इसलिए यहाँ पर 4 है। इसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स में देखिए यहाँ पर भी एक तो ये पूरा धनायन है और ये क्लोरीन के 3 ऋणायन है, तो टोटल 4 हो गए। इसमें यहाँ क्लोरीन 2 है और ये पूरा 1 धनायन है, तो 2 और 1 3 हो गए। तो इस तरह से सॉल्यूशन के अंदर जो हमें आयन प्राप्त होते हैं वो ऋणायन और धनायन का योग होते हैं। और इस तरह से जब विद्युत चालकता द्वारा प्रयोग किया गया तो ये देखा गया कि विद्युत चालकता के प्रयोग से जो आयनों की संख्या निकाली गई वो संख्या टोटल आयन के बराबर थी। किसमें? सॉल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स टोटल आयन देता है उसके, यानी कि ये नंबर और ये नंबर सेम प्राप्त हुआ। तो ये भी जो विद्युत चालकता वाला कॉन्सेप्ट है उसने भी ये प्रमाणित कर दिया कि वर्नर का सिद्धांत बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए कंडक्टिविटी कॉरेस्पॉन्ड टू इलेक्ट्रोलाइट, तो यहाँ पे ये 1 नंबर जो है वो धनायन है और ये 3 ऋणायन, तो टोटल कितने हो गए? 4, और यहाँ पे भी टोटल 4 हैं। अब यहाँ पे देखिए ये 1 और ये 2, टोटल कितने हो गए? 3, और यहाँ पे भी टोटल 3 है। इसका मतलब ये जो नंबर है और ये नंबर
दोनों सेम हैं। तो ये प्रैक्टिकली अपने प्रमाणित हो गया कि वर्नर का दिया गया सिद्धांत कि भाई टोटल नंबर ऑफ आयन जो है सॉल्यूशन में वो पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन का योग होते हैं, ये सही था। तो इस तरह से वर्नर के सिद्धांत का 2 प्रयोगों द्वारा वेरिफिकेशन किया गया। वर्नर का जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है वो एक और कंपाउंड पे किया गया, प्लेटिनम क्लोराइड और अमोनिया से बने हुए यौगिक पर। यहाँ पर देखिए प्लेटिनम क्लोराइड और अमोनिया से बने हुए यौगिक में भी सेम वही एक्सपेरिमेंट किया गया जो कि कोबाल्ट क्लोराइड और अमोनिया से बने हुए यौगिक में किया गया है। कि प्लेटिनम क्लोराइड और अमोनिया का यौगिक है, इसके जलीय विलयन में हमने AgNO3 का सोल्यूशन डाला। AgNO3 के सोल्यूशन डालने पर क्या होता है कि जो क्लोराइड एटम है वो AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्लोराइड्स कितने अवक्षेपित होते हैं वो यहाँ दिया हुआ है। देखिए इसके अंदर 4, इसमें 3, इसमें 2 और इसमें 1। इस तरह से इन अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट हो रहे हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान देने योग्य कि इसमें केवल वो ही क्लोराइड आयन प्रेसिपिटेट होते हैं जो काउंटर आयन के रूप में रहते हैं, यानी कि ब्रैकेट के बाहर जो रहते हैं। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर चले गए वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि वो क्या होंगे, एक लिगेंड की तरह कार्य करने लग जाएंगे और सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों वैलेंसी को वो सेटिस्फाई करेंगे। तो ये जो नंबर होता है ये केवल काउंटर आयंस का ही होता है। तो ये फर्स्ट जो एक्सपेरिमेंट था वो AgNO3 के साथ में किया, वो सिद्ध हो गया। और इसी तरह से दूसरा जो है वो कंडक्टिविटी वाला एक्सपेरिमेंट है। उसमें भी देखिए यहाँ पे टोटल 5 आयन जो हमें प्राप्त हुए हैं, किससे, कंडक्टिविटी वाले एक्सपेरिमेंट से। और AgNO3 के साथ में जब एक्सपेरिमेंट किया तब भी सॉल्यूशन में हमें 5 आयन प्राप्त किए। यहाँ पे 4 हैं, यहाँ भी 4 हैं। तो ये जो नंबर ऑफ आयन्स है वो इसमें भी सेम है। कंडक्टिविटी के इलेक्ट्रो से एक्सपेरिमेंट करने पर, और जो AgNO3 के साथ में जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो प्रेसिपिटेट सॉल्यूशन के अंदर जो आयन प्राप्त हुए हैं वो भी सेम है। तो इन दोनों का नंबर सेम है। तो इट मीन्स इस कंपाउंड के लिए भी जो वर्नर थ्योरी है वो बिल्कुल सही साबित हुई। और यहाँ पे ये देखिए ये जो क्लोराइड आयन है ये काउंटर आयन है, ये 4 है। तो यहाँ पे जो प्रेसिपिटेट होगा वो भी 4 एटम का ही होगा, 4 क्लोरीन परमाणु का ही होगा। तो ये थी वर्नर थ्योरी का वेरिफिकेशन, और इस दोनों प्रयोगों द्वारा वर्नर थ्योरी का बहुत ही अच्छे से वेरिफिकेशन हो चुका था। लेक्चर में हमने वर्नर थ्योरी पूरी तरह पढ़ ली है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू।